व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी आप किसी स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रहे हो। कोई भी स्टॉक आप जब खरीद रहे हो, कोई भी स्टॉक आप जब सोच रहे हो कि यार ये स्टॉक मुझे खरीदना चाहिए, या आपका कोई फैसला है कि अब मुझे स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए किसी स्टॉक को खरीदने से पहले, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, इसको आप चेक करके आगे बढ़ो। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं इस चेकलिस्ट के ऊपर, पर अब जैसे जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़ती आ रही है, मुझे लगता है कि हमें अपडेटेड वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे जो चेकलिस्ट के पैरामीटर्स हैं वो बढ़ चुके हैं और अब मैं और ज़्यादा चीज़ें चेक करता हूँ पहले से कंपैरिजन में। पहले कुछ चीज़ें चेक करते थे, पर अब तो काफ़ी तरीके से एक ही स्टॉक को हम एनालाइज करते हैं, जिससे कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉक मिले मतलब हम अपनी एंड से जितना हम बेहतर अपना एनालिसिस कर पाएँ वो कर सकते हैं, और जितना हम कोशिश करें उसकी बाल की खाल निकालने की वो कोशिश कर सकें। हम जितना ज़्यादा हम डीप डाउन कर चुके हैं एक एक फाइनेंशियल छोटी छोटी चीज़ों पैरामीटर्स में घुस के, और उसके बाद फिर हम छोड़ दें, क्योंकि अल्टीमेटली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट किसी भी शेयर का भविष्य, क्योंकि वो कुछ नहीं पता क्या टर्न अराउंड आ जाए, कौन सी कंपनी उसको खरीद ले, क्या पता एक बेकार कंपनियों पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे एक कंपनी को खरीदा जो कि टेक्सटाइल कंपनी थी, और बाद में उन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दिया। तो कौन सी कंपनी किसको खरीद ले कुछ पता नहीं होता है, इसलिए आप पूरा 100% तो किसी चीज़ का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट स्टिल आप अपने एंड से थोड़ा बहुत जो चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो आज हम उसी चेकलिस्ट के बारे में बात करने वाले, कितने सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं, और उसके बाद फिर भगवान मालिक है, राइट। तो सबसे पहला पैरामीटर आपको जो चेक करना है जब भी आप किसी स्टॉक को देखते हैं उसको चेक करना है, वो है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको चेक करना है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप इतना समझ लो कि बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं पहले कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हर चीज़ पैरामीटर को मैं इसमें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट हम बात करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको होना कितना चाहिए, तो किसी भी स्टॉक का अगर 25 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको लगेगा ठीक है यार, थोड़ा सा ठीक ठाक है। अगर उसके बाद 50 तक पहुंच गया, थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, और 50 के ऊपर है तो आपको ऐसे स्टॉक में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी चल जाता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है अगर उसके सारे पैरामीटर सही है तो। बट आपको अपने फॉर योर कंफर्ट जोन, फॉर योर क्या कहते हैं सेफ साइड, आपको यही ढूंढना है कि उसका पी रेशियो बहुत कम है। अभी आप देखोगे तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिसका ROE ROC बहुत बढ़िया, पर इनका आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। आपको सस्ते प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाले स्टॉक तो मिलना ही बहुत मुश्किल है अभी राइट नाउ। ये शायद कैमरा हिल रहा है, 2 मिनट रुकिए, मुझे कैमरा मैं बंदी वो कर दूँ। हाँ, तो कैमरा हिल रहा था, मैंने कहा पंखा बंद कर देते हैं। तो ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको चेक करना है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आपको 25 से नीचे होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ROCE, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको देखना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली होता क्या है कि आप कितना कंपनी जितना पैसा लगा रही है, जितना वो पैसा लगा रही है उस पर कितना पैसा कमा रही है, कितना उसका जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट है, जितना भी उसका ब्याज लेके उसने सारा इंटरेस्ट ले रखा है, जितना भी उसने बिजनेस में पैसा लगाया है उस बिजनेस पे वो कितना पैसा कमा रही है। अब ROC ही ये होता है। ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको देखना है, जिसको विच इज कॉल्ड ROE। तो आपको ROCE और ROE दोनों देखने हैं, और दोनों अगर स्टॉक 10 से 20% के आसपास है तो फेयरली वैल्यूड है, ठीक है, आप सोच सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, और उससे कम है तो आपको मेरे हिसाब से 10 के नीचे किसी कंपनी की ROE ROCE है तो आपको नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें ग्रोथ नहीं आ रही उस हिसाब से। ना वो इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना रहा है और ना वो कंपनी के लिए पैसा बना रहा है, क्योंकि ROCE भी बहुत कम है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है वो हम देखते हैं, वो है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप ये देखना कभी भी इसको लिए आप इस जो सारी चीज़ें चेक करना है ना आपको, आप screener.in का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो। screener.in में कोई भी शेयर का डालेंगे आप प्राइस आपको मिल जाएगा।
हर किसी को अपना अलग अलग कंफर्ट जोन है, कोई मनी कंट्रोल पे चेक करता है, आप स्क्रीनर.इन पे चेक करें, जिस पे चेक करें, मैं स्क्रीनर.इन पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो आप स्क्रीनर.इन में जाइए और ढूंढिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो ये कोशिश करिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना भी है पिछले 5 साल या पिछले 3 साल का कंसिस्टेंटली क्वार्टरली वाइज उसका बढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी बढ़ रहा हो पर लगातार बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट बना रही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आपको चेक करना चाहिए वो है कैश फ्लो। तो अगर आप देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि कंपनी को अच्छा कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए। अगर कैश फ्लो बढ़िया आ रहा है तो मतलब कि कैश रिच कंपनी, मतलब कि पैसा कंपनी के हाथ में रहता है। तो ऐसे कंपनी जिनके पास कैश होता रहा है उनके ऊपर कर्जा नहीं आता जल्दी, क्योंकि उनके पास कैश रिच कंपनी होती है। अब आप देखोगे कैश पॉजिटिव में है पर बहुत सारी कंपनी में कैश आपको माइनस में मिलेगा, और ये ज़्यादातर होते हैं बैंक्स। अब बैंक्स का कैश फ्लो आपको माइनस में इसलिए दिखता है क्योंकि कैश रिच नहीं होते, वो कैश होता है मतलब बेसिकली वो कैश के ही तो धंधा करते हैं, वो कैश ही तो देते हैं अल्टीमेटली। तो कैश देते हैं लोगों को, फाइनेंस करते हैं, तभी तो उनके पास माइनस में कैश होता है। तो आप बैंक में जो माइनस का कैश होता है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट किसी और कंपनीज जो भी और भी कोई धंधा है, कोई भी बिजनेस आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें आप ये कोशिश करिए कि पॉजिटिव कैश फ्लो हो और कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। कैश फ्लो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मैंने वो एक बार बताया आपको, राकेश झुनझुनवाला ने जो इंडिकेट किया था, एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसमें आपको ये देखना है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है, जो कंपनी का मार्केट कैप है टोटल, वो कैश फ्लो का 30 गुना होना चाहिए। 30 गुना से अगर ज़्यादा है तो कंपनी थोड़ी सी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और 30 गुना से अंदर है तो समझो अंडर वैल्यूड है। तो ये आप कैश फ्लो से एक बार ज़रूर मैच कर सकते हो, कैश फ्लो को एक बार मल्टीप्लाई करके 30 से एक बार चेक कर सकते हो कंपनी का मार्केट कैप, और इस तरीके से आप इसको एक बार और एनालाइज कर सकते हो। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं इसमें हमेशा चेक करता हूँ किसी भी स्टॉक में, वो होता है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग में आपको सबसे पहले देखना है कि जो हमारा प्रोमोटर है उसके पास कितने % शेयर। अगर प्रोमोटर के पास 50% के ऊपर शेयर है तो समझो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के पास, अपनी कंपनी के पास अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर 50 के नीचे है तो आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। और कि कंपनी के प्रोमोटर, कंपनी का मालिक ही क्यों शेयर बेच रहा है या क्यों शेयर प्लेज कर रहा है। अगर कर रहे हैं यानी कि उसको अपने धंधे पे खुद ही भरोसा नहीं है। अगर उसको अपने धंधे पे खुद ही भरोसा नहीं तो आप उस शेयर में घुस के क्या ही करें। आप जितना भी फाइनेंशियल चेक कर लें, आप जितना भी कुछ चेक कर लें, पर याद रखिए कि आप कंपनी के मालिक से ज़्यादा तो ही जानते हो धंधे के बारे में, क्योंकि कंपनी का मालिक जिसने उस धंधे को सेटअप किया है उसको ज़्यादा मालूम है। तो अगर वो ही अपने शेयर बेच रहा है तो आप उस शेयर को खरीद के क्या करेंगे। तो याद रखिए कि जब भी आपको प्रोमोटर होल्डिंग 50 से नीचे मिल जाए तो आपको ये चेक करना है उसके बाद कि क्या एफआई और डीआई इसमें बहुत ज़्यादा माल खरीद रहे हैं। हो सकता है प्रोमोटर होल्डिंग कम इसलिए हो रही है, 50 के नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में माल खरीद रहे हैं। अगर ऐसा है और 50 के नीचे है होल्डिंग पर एफआई और डीआई की होल्डिंग बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, तो आप तब भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आगे पब्लिक की होल्डिंग। आपको ये कोशिश करना है कि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो कम हो। पब्लिक के पास अगर शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं तो पब्लिक के पास, आप ये समझो कि पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं होता कि शेयर को आप ऊपर ले जा सको। तो पब्लिक के पास क्योंकि शेयर को ऊपर ले जाने का इतना पावर नहीं है, इतना शेयर नहीं है, और वो जो पब्लिक के पास जो पैसा होता है वो बटा हुआ होता है बहुत सारे शेयर होल्डर्स के बीच में, तो इसलिए उस शेयर में थोड़ा सा तेज़ी आने में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं आती, उस शेयर में बिल्कुल आ सकती है, पर उस शेयर में दिक्कत ज़रूर आती है। तो अगर आप कोशिश करें कि पब्लिक के पास होल्डिंग कम हो, एफआईआई डीआई के पास पब्लिक शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो, प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो, और प्रोमोटर लगातार आप चेक करें कि पिछले 5 साल में अपने शेयर बेच तो नहीं लगा लगातार। अगर लगातार बेच रहा है तो दिक्कत है, बीच में थोड़ा बहुत 2-5% बेच दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लगातार अगर शेयर धीरे धीरे कम कर रहा है तो इसका मतलब ये एक इशारा है कि कंपनी का जो प्रोमोटर है, जो मालिक है, वो ही अपनी कंपनी के शेयर धीरे धीरे चेप के रिटेल इन्वेस्टर को दे रहा है, राइट। तो अगर आप ये सारे पैरामीटर्स को चेक कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कंपनी के बारे में कि ठीक है ये सारी पिक्चर है। उसके बाद अब आपको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना है। इसके लिए आप और भी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं कि कंपनी क्या क्या बिजनेस कर रही है, आप और दूसरे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, कंपनी को कौन सा ऑर्डर मिलने वाला है, कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है और क्या उस सेक्टर में आगे बढ़त आने वाली है कि नहीं। तो अगर आप ये सारे पैरामीटर्स चेक कर लेंगे तो एक आप बेटर एक इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक बेटर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सकते हैं।
सकते हैं और बेटर तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे। याद रखिए कि इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इतना कुछ एनालिसिस करने से पहले, करने के बाद भी यू कैन नॉट गारंटी द सक्सेस ऑफ द स्टॉक, क्योंकि कोई पता नहीं कि स्टॉक कितनी तेज़ भागेगा, कुछ पता नहीं कि वो पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो उसका ही कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है उस में रिवाइवल ना है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके धंधे में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो भी हो सकती है आगे जाके। पर अपने एंड से आप अगर इतना एनालिसिस कर लेते हैं तो आप अपने एंड से इससे ज़्यादा एनालिसिस आप नहीं कर सकते। और एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं किसी स्टॉक को तो एक प्रॉब्लम होती है विच इज़ कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। अगर आप ज़्यादा एनालाइज करते हैं तो आपको पैरालिसिस हो जाता है, मतलब कि, और आप एक स्टॉक में पोजीशन बनाने से डरते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ तो स्टॉक के बारे में बुरी आएगी, और जब बुरी स्टॉक के बारे में न्यूज़ आएगी तो आप बोलोगे अरे ये भी हो सकता है, अरे वो भी हो सकता है, पर इसमें ये है, पर उसमें वो है, और आप कभी एक स्टॉक में अच्छी पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आप एनालाइज कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ें अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाएंगे तो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा डायलॉग है किसी पुरानी मूवी का कि जब सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो सोच बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी दोस्त, फैसले कमज़ोर नहीं करने, थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है अपने एंड से पूरा अच्छी तरीके से, और उसके बाद फिर छोड़ देना है आपको। फिर आपको सिर्फ स्टॉक को वॉच करना है, स्टॉक्स पे देखना है कि क्या हो रहा है, कौन खरीद रहा है, कितने प्रोजेक्ट मिल रहे हैं स्टॉक को, फिर आपको वैसे एनालिसिस करना है। पर हर छोटी चीज़, हर छोटी गिरावट पे पैनिक ना हो, क्योंकि वो आपको फैसला लेने में कमज़ोर कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो। अगर येस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्त के साथ, अगर वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है या करता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।